पंकज शर्मा जी, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? दूसरा चरण मोर और लेस इज डन। रेणु जी को भी लाइए मनोज जी की जगह। पंकज जी, सुधांशु जी आ रहा हूं उसके बाद। बार बार ये कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि नरेंद्र भाई मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। दोनों की बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे की उपस्थिति में कितनी कंफर्टेबल रहती है। इसी से जाहिर है कि अंदरूनी संबंध दोनों के बीच कैसे हैं। अच्छा, और पूरा देश जानता है, भारतीय जनता पार्टी में अंदर अंदर जो चर्चाएं चलती हैं उसमें सब लोग ये जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच किस तरह के संबंध हैं। उत्तर प्रदेश में जब कुछ लोगों को केंद्र से भेजा गया, थोपा गया, उन्हें मंत्री बनाने की कोशिश की गई, योगी जी ने एकदम हाथ खड़े कर दिए, नहीं दिए वो पद जो उनसे कहा गया था देने के लिए। अरे योगी जी नरेंद्र भाई मोदी के स्पर्धी हैं, वो अगले प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों के मन में बसे हुए हैं। लोग खुलकर कहते हैं कि नरेंद्र भाई के बाद योगी जी। तो संबंध कैसे हैं दोनों के बीच का, जो आप बता रहे हैं कि बड़ा उम्दा रसायन शास्त्र है, आप वो छोड़िए ना, कैसा है आप वो छोड़, आप यू आर मोर कंसर्न अबाउट मोदी एंड योगी। आप ये बताइए कांग्रेस क्या आपको बार बार आप ये बताइए ना कि ये जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और सपा के नेता कि पिछला जुम्मा पास, ये जुम्मा हमारे पास, व्हाट इज दिस? हाँ, तो जिन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उसे लगता है कि यहां उसकी जीत मुश्किल है, वहां आज आपने देखा नहीं दूसरे चरण के मतदान के दौरान क्या हुआ। बरेली चलाओ। हर जगह मतदान की गति को धीमा करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। अच्छा। घंटों ईवीएम मशीनें बंद पड़ी रहीं, लोगों को कतार में आगे बढ़ने से रोका गया और पूरी ये कोशिश की गई कि मतदान का प्रतिशत उन निर्वाचन क्षेत्रों में ठीक न रहे, बहुत कम रहे, जहां भारतीय जनता पार्टी को अपने पक्ष में वोट जुटाने ओके पंकज, रेणु मित्तल क्विकली, राजेश जी की जगह नरेश कौशिक ले आइए और फिर मैं सुधांशु जी से जवाब ले रहा हूं। रेणु जी आपका क्या आकलन है? का पता है, देखो सबको इस बात का पता है कि अगर मोदी जी फिर बहुमत, अच्छी बहुमत के साथ वापस आ गए तो सबसे पहले तो कल्याण जो है वो योगी जी का ही होगा। कोई चाहे ना चाहे, आप दोनों चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। भाई राजेश जी की जगह नरेश कौशिक को ले आइए, पॉलिटिशियंस को बाद में लाऊंगा गरिमा जी। नहीं रेणु जी, मेरे को ऐसा लगता है कोई चाहे ना चाहे, आप और पंकज शर्मा जी की जो मित्रता है वो जरूर चाहती है, ये जो आपका डुओ है ये जरूर चाहता है कि आते ही कुछ हो। ये मैंने हर बार देखा है। मैं आपसे हिंदी में पूछूं, इंग्लिश में पूछूं, जवाब आपका यही होता है, ऐश्वर्या यू आर नॉट अवेयर व्हाट्स गोइंग टू हैपन व्हेन मोदी कम्स टू पावर। रेणु जी, नो यू आर लाफिंग बट आई एम सीरियस। बात नहीं है। देखिए आप अमित शाह जी और योगी जी के संबंध देखिए, कैसे उनको बार बार हटाने की कोशिश करी गई। ये तो दुनिया से छुपा हुआ नहीं है ना। अच्छा। और जो आरएसएस ने उनको बचाया रिपीटेडली, उसका अभी नतीजा देखिएगा। फिर एक राउंड कोशिश होगी ये पावर में आने के बाद। तो ये तो बहुत जग जाहिर है, कोई नई बात नहीं है। और ये बीजेपी भी जानती है, आरएसएस भी जानता है, आप भी जानते हैं, सभी लोग ये जानते हैं। और जहाँ की जब चुनाव की बात है कि जहाँ इतना लो परसेंटेज चल रहा है, इससे बीजेपी बहुत वरिड है, बहुत ज्यादा वरिड है। नरेश कौशिक ओपनिंग कमेंट्स और उसके बाद सुधांशु जी, तीनों का जवाब दे रहे हैं एक साथ। सुधांशु जी, नरेश जी बोले नहीं, उसके बाद फिर मैं एक साथ ला रहा हूं आपके पास बराबर का। कौशिक जी, व्हाट डू यू फील? जी, मुझे ठीक से आवाज सुनाई नहीं दे रही है, कृपया अपना सवाल दोहराइए। मेरा सवाल साफ है, दो चरणों के बाद आपको क्या लग रहा है? बीजेपी 400 पार, 350 पार की तरफ बढ़ रही है, या जो विपक्ष कह रहा है कि पहला जुम्मा पास, दूसरा जुम्मा हमारे पास? देखिए, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मतदाताओं ने किस तरह से अपना निर्णय दिया है ये तो हमें 1 जून को पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्साह दोनों तरफ से है और भारतीय जनता पार्टी का जो आक्रामक रूप पिछले एक हफ्ते में सामने आया है, उससे उनको लगता है कि पहले चरण में कुछ कमी शायद रह गई थी और मतदाता जितनी ज्यादा तादाद में आने चाहिए थे बाहर, वो नहीं आए। और अब हो सकता है कि दूसरी बार वो मतदाता ज्यादा आए तो कुछ उनको संतोष मिले।
Okay. लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि मतदाता का रुझान किस तरफ गया है, क्योंकि ये संकेत तो जो ग्राउंड पर आपके लोग हैं वही बता पाएंगे। ओके सुधांशु जी, आपको लगा नहीं कि आप बीबीसी के कमेंटेटर को सुन रहे हैं? वो नरेश जी का है ना एक्सटेंसिव बीबीसी वाला एक्सपीरियंस, सच बैलेंस, सच एवरीथिंग इज राइट देयर। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं तीनों का, पंकज शर्मा, नरेश कौशिक एंड रेणु मित्तल। सुधांशु जी देखिए, पंकज जी और रेणु जी ने कितनी अच्छी बात कही। पंकज जी ने अपने ख्वाबों ख्यालों से एक बात बताई कि मोदी जी ने किसी को केंद्र से भेजा और योगी जी ने उसे उसके अगेंस्ट में रहे और उसे स्थान नहीं दिया। तो मतलब वो आरोप विड्रॉ हो गया ना कि मोदी जी डिक्टेटर हैं। इसका मतलब लोकतांत्रिक बात होती है, अगर आपकी बात सच मानी जाए। अब रेणु जी ने कहा अरे ये तो सबको पता है, पता नहीं इनको खैर कहाँ से पता है कि साहब अमित शाह जी ने ये प्रयास किया कि वो हटें मगर आरएसएस ने बचा दिया। तो अब ये आरोप आगे से नहीं लगाएंगे ना कि भाजपा में एक व्यक्ति निर्णय लेता है। मतलब बड़ी मज़ेदार बात है, कभी जो मन में आएगा तो ये बोल देंगे, फिर मन में आएगा वो बोल देंगे, और फिर भाई साहब अपनी पार्टी में तो बता ना पाएंगे कि भैया अपने आप अपना पद छोड़ देने वाला। किसी ने कहा नहीं था, राहुल भैया खुद ही छोड़ दिए और फिर छोड़ भी दिए, फिर आगे आ भी गए कि यात्रा हम ही निकालेंगे और पद पे हम नहीं रहेंगे। मतलब वो तो बता नहीं पा रहे। अब भाजपा के अंदर सब पता है, और एक तरफ कहते हैं साहब मोदी जी ने तो ऐसा कब्जा कर रखा है और ऐसा कंट्रोल है कि किसी को पता ही नहीं लगता, कानों कान खबर नहीं होती, मगर पंकज जी और रेणु जी को सबसे ज्यादा खबर होती है। ये हकीकत दर्शाता है कि इनकी क्या। और दूसरा, मैं इनको एक और बात का साधुवाद दूंगा। पंकज जी जोश में ये भी कह दिए कि साहब देखिए लोगों को लगता है कि मोदी जी के बाद योगी जी रहेंगे। मतलब देखिए ऐश्वर्य जी, अपनी पार्टी का तो ये चुनाव का ना पता है कौन नेता है, और हमारे बारे में जनरेशनल क्लैरिफिकेशन तक है कि ये कह रहे हैं ये रहेंगे, उनके बाद ये रहेंगे। मतलब मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग स्वयं अपनी ही बात का उपहास कैसे उड़ा सकते हैं, हमारे विपक्ष के लोगों को देखकर ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। हाँ, मैं एक बात बहुत कहना चाहता हूं, मोदी जी और योगी जी में एक बात की बहुत समानता है। क्या है? उनकी क्लैरिटी बहुत स्पष्ट है और उसके साथ फर्मनेस, स्पष्टता और दृढ़ता बहुत साफ है। ये कांग्रेस की तरह नहीं कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में मैं हूं किधर जाऊं, कि 2019 में मैं जनेऊधारी ब्राह्मण था, दत्तात्रेय गोत्र का था, पुष्कर से बाहर निकलते हुए मैंने बताया था। अब अचानक मैंने स्कर्ट वो शर्ट पहननी शुरू कर दी है और अब मैंने तेवर में बोलना शुरू किया है कि अब मुझे वो जातिगत सर्वे चाहिए और अब मुझे वो एक्सरे चाहिए। मगर सुनिए, और कहते एक्सरे के बाद हम बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। और ऐश्वर्य जी, इनके गुरु जी ने जो 7 समंदर पार से बैठे हुए थे, वो क्रांति की सारी भ्रांति समाप्त कर दी। और ऐसी उन्होंने विरासत टैक्स की बात कही सैम पित्रोदा ने, जो क्रांति की भ्रांति तो समाप्त हो गई और कांग्रेस के अंदर की सारी शांति भी समाप्त हो गई। मुझे लगता है कि बजाय हमारे यहां टिप्पणी करने पे, हाँ एक बात मैं दो कॉमन जरूर कहता हूं, अगर उतनी ही दृढ़ता के साथ मोदी जी काम करते हैं, कर्मठता के साथ, उतनी कर्मठता के साथ अमित शाह जी काम करते हैं, उतनी ही दृढ़ता के साथ मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी भी काम करते हैं। ये भाजपा के अंदर काम करने का कल्चर देखिए, मेहनत देखिए, न छुट्टी वो लेते न छुट्टी वो लेते हैं। विदेश में जाकर छुट्टी लेना तो अलग, ये नहीं कि गए घूम घाम के आ गए और जाके विदेश में आए बाएं साएं 4 बातें बोल के आ गए भारत के बारे में और कह क्या डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड। राहुल गांधी यही बोले थे ना, एवरी इंस्टीट्यूशन इज फिनिश्ड। उससे पूछा गया आप जुडिशरी के बारे में करें, यस आई एम टॉकिंग अबाउट जुडिशरी, और उसी जुडिशरी ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। आपके हिसाब से उसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ जजमेंट दे दिया, और आज ही उसी जुडिशरी ने कह दिया कि ईवीएम को लेके अब अंट शंट बोलना बंद कर दीजिए।